बच्चों, वीडियो के पहले भाग में हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा पाठ का सारांश पढ़ा। आपने देखा कि कैसे ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अब आइए हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बरकंदाजी, इसका अर्थ है बंदूक चलाने वाला सिपाही। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने वाला व्रत। मुख्तार, कलेक्टरी में वकील से कम दर्जे का वकील। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। कातर, परेशान या दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर। अर्दली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज़ मीन्स राय या निर्णय। अकारथ माने व्यर्थ। पछहिए माने पश्चिमी। आइए अब इसके बाद हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका उत्तर है कहानी का नायक दारोगा वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दारोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित अलोपीदीन दारोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उसके ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना ही पड़ता है। इस प्रकार दारोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? इसका उत्तर है पंडित अलोपीदीन उस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार है। कहानी में उसके व्यक्तित्व के 2 पहलू उभर कर आते हैं। पहला पक्ष निंदनीय है, जब वह दारोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए कई छल प्रपंचों का सहारा भी लेता है जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का भी पता चलता है। दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है, जब पंडित अलोपीदीन को दारोगा को नौकरी से निकलवा देने पर पछतावा होता है और वो वापस उनसे अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर बनने की विनती करता है। उसकी आंखों से सद्भावना झलकती है। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, वृद्ध मुंशी। ख, वकील। ग, शहर की भीड़। अब देखिए, वृद्ध मुंशी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस उद्धरण में वृद्ध पिता
समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को व्यक्त करता है। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वे अपने बेटे को भी रिश्वतखोरी का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं। वे उसे नौकरी ढूंढने जाने से पहले ऊपरी आमदनी के फायदे समझाते हैं। दूसरा वकील है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कहानी में वकील पंडित अलोपी दीन के आज्ञापालक तथा गुलाम थे। यहाँ न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की झलक दिखाई पड़ती है। शहर की भीड़, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। प्रस्तुत उदाहरण से पता चलता है कि सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। पंडित अलोपी दीन के गिरफ्तार होने पर शहर की भीड़ टीका टिप्पणी करने में पीछे नहीं रहती, जबकि वो स्वयं गलत है। इससे समाज की संवेदनहीनता का पता चलता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे की ओर चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आय, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति दारोगा वंशीधर के वृद्ध पिता की है। ख है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने के पहले दिन मिलता है तथा ज़रूरतों को पूरा करते करते कम होता चला जाता है। पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार महीने के अंत तक मासिक वेतन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे पूर्णमासी का चांद कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इस पिता के वक्तव्य से असहमत हूँ। ऊपरी आय या रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत बात है। जितनी खुशी ईमानदारी से नौकरी करने में मिलती है, उतनी खुशी अधिक पाने की लालसा में ऊपरी आमदनी से नहीं मिलती। राइट। प्रश्न नंबर 5 देखिए। नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब आप देखिए इसमें नंबर 1 क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत। इस कहानी के अंत में आखिरकार पंडित अलोपी दीन को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह स्वयं वंशीधर के पास चलकर आता है। उसे अपनी पूरी जायदाद का अस्थाई मैनेजर बना देता है। इस प्रकार धन पर धर्म की जीत होती है। दूसरा क्या है? धर्मनिष्ठ दारोगा। यह कहानी पूरी तरह से दारोगा वंशीधर पर आधारित है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। कहानी के अंत में अलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर देखिए इसका।
चूँकि पंडित आलोपी दीन स्वयं एक भ्रष्ट, बेईमान तथा लालची व्यक्ति था, उसने आज तक रिश्वत देकर अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया था। एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने धन के बल पर खरीद नहीं पाया। दारोगा के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त किया। धन्यवाद।